नमस्कार, आपका स्वागत है एमएस टीवी में। मैं हूं आराध्या शर्मा और मेरे साथ हैं सुशील भारती सर, अब ब्रॉडकास्टर, राइटर, डायरेक्टर ऑफ रेडियो नोएडा 107.4 एफएम। आज हम बात करेंगे उस जनरेशन के बारे में जो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन फ्रीडम, प्रेशर और रिलेशनशिप, करियर और भी बदल रहा है लाइफस्टाइल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आराध्या, मुझे आमंत्रित करने के लिए शो में। आज कोई टाइपिकल शो या फिर कोई भी ऐसा शो नहीं है, हम बात करेंगे एक ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन के बारे में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है सर, आप बच्चों को देखकर पहला सवाल आपके मन में और क्या आप बोलना चाहते हैं जेनजीज को देखकर? देखिए, अगर आप जेनजीज की बात कर रहे हैं, आजकल ये टर्म बड़ा चल भी रहा है, यानी जो यंगस्टर हैं हमारे, तो अच्छी बात यह है कि दे आर टेक्नो सेवी और वो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं एंड दे आर हैंडी विद लॉट ऑफ गैजेट्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी है। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ हम्म। जो भी सूचना और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से, तो कह सकते हैं कि इट्स इंफॉर्मेशन का एक बम्बार्डमेंट जो है, उसके साथ जो जेनजीज जो है वो बड़ा हुआ है। बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो पूरी दुनिया के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो मुझे लगता है कि उनको ए बी सी डी से शुरू ना ना करके वो कहीं बीच में से पकड़ते हैं चीज़ों को और फिर वो आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो डायरेक्शन है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज़ दे आर एडवांस, अच्छा सोचते भी हैं, अच्छा करते भी हैं, लेकिन दिशा का सही ना होना, दिशा का सही ना होना, उसकी वजह से कई बार वो अपने पथ से, अपने मार्ग से डिरेल हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अगर शायद इनको अगर सही रास्ता सही समय पर अगर मिल गया होता या दे दिया होता, तो शायद द पिक्चर वुड हैव बीन मच बेटर, ऐसा मुझे लगता है। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव और मैं बहुत होपफुल हूँ जैन चीज़ को लेकर के कि वो हमारे भारत का फ्यूचर है। और निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि उनके अंदर अपार क्षमताएं हैं, बट उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सोचनीय है, प्रश्न है। अगर आपको जेनजीज को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो वर्ड कौन सा होगा और क्यों होगा? इंटेलिजेंट बट कंफ्यूज्ड, अगर एक वर्ड में अगर पूछे तो। क्योंकि कंफ्यूजन से जब मैं कह रहा हूँ तो जैसे मैंने कहा ना कि उनका जो सही पाथ क्या है, बिकॉज ये ऐसी उम्र है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो गए कि जाना किधर है, कहाँ जाना है। बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं उनके सामने और कोई एक ऐसा रास्ता बताने वाला या कह लीजिए लीजिए कि कोई ऐसा आदर्श उनके समक्ष नहीं है कि जिस पर ये करें कि भाई इस रास्ते को पे चल करके वो एक अपनी मंजिल पा सकते हैं या एक सही रास्ता हो सकता है। तो ये थोड़ा सा लगता है मुझे। सर, आज मतलब आज के यंगस्टर्स को देखकर आपको क्या लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं इन कंपेयर पहले के लोगों से? देखिए, इंडिपेंडेंट कैसे होता है इंसान? इंडिपेंडेंट होता है जब व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फाइनेंस उसके हाथ में हो या कोई उसके पास काम हो या उसके पास कोई हुनर हो, कोई स्किल हो, तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि फाइनेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये जो 18-20 साल की 21 साल की और 16 साल, ये जो जनरेशन है, तो ये हमारे ज़माने की अगर बात करेंगे तो ये टोटली डिपेंडेंट होती थी अपने पेरेंट्स के ऊपर, फादर, मदर, उनके हाँ। ऊपर ये डिपेंडेंट होती थी। बट जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी एक्सपोज़र बहुत है, अभी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे यंगस्टर जो हैं, वो बड़े कम उम्र में ही उन्होंने लाखों रुपए कमाए भी हैं। उन्होंने सिद्ध भी किया है कि बिकॉज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आप पैसा कमा सकते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा कंपैरिज़न भी शुरू हो जाता है। ह्यूज ये करके कि भाई अगर वो इस उम्र में कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो इस तरह का भी एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उस पिछले दौर की अगर बात की जाए तो आज के जेनज़ीज़ जो है या जो यंगस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनका परसेंटेज इंडिपेंडेंट होने में बढ़ा है। वो हुँ। ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है नहीं? ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि फ़ोन जो है वो जेनज़ीज़ को कनेक्ट कर रहा है लोगों से या फिर और अकेला कर रहा है?
देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है फ़ोन का कि जो कुछ है आज, सब कुछ फ़ोन के अंदर समाहित हो गया है। आपको किसी से बात करनी है तो फ़ोन है, व्हाट्सएप से चैट करनी है तो फ़ोन है, फ़िल्म देखनी है तो फ़ोन है, कोई सीरीज़ देखनी है तो फ़ोन है, ठीक है नहीं? फ़ोन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ़। उसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। मतलब यंगस्टर को मैं देखता हूँ कि उनके हाथ में हमेशा फ़ोन हाँ। होता है और वो फ़ोन में ही होते हैं। और फ़ोन में जिन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है या जिन लोगों के प्रभाव में वो हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को नैरो डाउन करते हैं और स्पेसिफिक चीज़ें देखना पसंद करते हैं। पता नहीं कितने परसेंटेज करते होंगे। बट मैक्सिमम अगर यंगस्टर की बात की जाए तो रील फॉर्मेट है, वीडियोज़ हैं, दुनिया भर के सारा ऐसा कंटेंट है कि जो आपको कहीं न कहीं फ़ोन में 24/7 एंगेज करने की क्षमता, हुँ, ताकत या पॉसिबिलिटीज़ देता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप 24/7 उसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो फ़ोन छोड़ते ही नहीं हैं। हुँ, वॉशरूम में भी तक फ़ोन लेके जाते हैं, है नहीं? कहीं भी सोते, उठते, बैठते फ़ोन उनके पास होना चाहिए, ठीक है नहीं? बहुत बड़ी एक राइटर, एक बार यहाँ पे हम ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल कर रहे थे, तो बागवान फ़िल्म की जो राइटर हैं, हुँ, अचला नागर जी, तो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कुछ साल के बाद में ना, नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद में आप देखिएगा कि जो फ़ोन है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगा। और ये बात उन्होंने आज हुँ, शायद 8 साल पहले कही थी मुझसे ये बात। तो मैं देख रहा हूँ कि अ, यंगस्टर जो है पूरी तरीके से फ़ोन के अंदर अ, मतलब उनको सारा अपना भूत, भविष्य, है नहीं? वर्तमान सब कुछ फ़ोन के अंदर उनको नज़र आता है। तो ये एक्सेस है। एक्सेस जहाँ पे भी होगा वहाँ पर गड़बड़ी शुरू होनी स्वाभाविक है। क्योंकि आपका जीवन है, आपको हँसना भी है, आपको बोलना भी है, तो आप सब कुछ फ़ोन के साथ ही कर रहे हैं। एक रील देखी उसपे हँसी आ गई, एक दूसरी देखी उसमें रोना आ गया, तीसरी पे आपका मूड खराब हो गया, चौथे पे आपका मन विचलित हो गया, 5वीं पे आपका यानी ये सब चलता है ना। तो हुँ, जो नवरस जो हुँ, है नहीं? जो रसों की जो उत्पत्ति होती थी कि भई विभत्स रस है, घृणित हुँ, रस है, जो भी है नहीं? श्रृंगार रस है, जो भी है, तो वो सारा का सारा मतलब ये कह लीजिए कि रील आप सर्फ करते चले जाइए और आपको सारे रस दिखेंगे। सारे रस जो है 10 मिनट के अंदर आप आ जाइएगा, ठीक है नहीं? तो इमोशंस जो है वो बहुत तेज़ी से हुँ, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर-नीचे हो रहे हैं इमोशंस। जिसको उस उम्र में साधना या हुँ, पकड़ना या उस पर विचार करना या उस पर सोचना या ठहर करके देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि उनको इससे कैसे हैंडल करना चाहिए। सर आजकल के यंगस्टर्स के लिए गाली देना, अब्यूज़ करना बहुत नॉर्मल हो गया, तो आपको क्या लगता है वो फ्रेंड्स ग्रुप में कूल बनने के लिए या फिर कहाँ से सीख रहे हैं, वेब सीरीज़ से सीख रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, उसको गाली नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से वो आज के ज़माने की भाषा है, जो उन्होंने सीखी है, जिसमें वो प्रवीण हो गए हैं, है नहीं? जैसे आप अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करेंगे, तो गुरुकुल के अंदर एक संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत भाषा में वार्तालाप हुआ करता था। फिर धीरे-धीरे करके उर्दू, हिंदी, देवनागरी ये सब भाषाएँ हुईं, तमाम बीच में और भी भाषाएँ रही हैं। तो हर समय की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक स्लैंग होता है नहीं? हुँ, अब व्हाट्सएप की भाषा भी अलग है, एलओएल, है नहीं? लॉट्स ठीक है नहीं? बहुत सारी चीज़ें मतलब एक मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। तो वो अपने समय की भाषा है हुँ, और गाली जो है, वो गागर में सागर भरने का काम कर रही है। मतलब ये है कि भाई इतनी बात ना कह कर के, हुँ, गाली के माध्यम से व्यक्ति को समझा दिया, ठीक है नहीं? हाँ, तो उनको ये लगता है कि ये जो गाली है, ये इट इज़ वेरी नॉर्मल, है नहीं? उनको ऐसा लगता है। ये गाली तो हमारी जनरेशन को लगती है या हमारे से जो पहले की जनरेशन थी उसको लगती है गाली, कि अरे बच्चे ऐसा इस तरह से गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है नहीं? और वो जो उन्होंने सीखा है, वो कहीं हुँ, और से नहीं सीख के आए, वो समाज से ही सीखा है उन्होंने। हुँ, समाज में उन्होंने गाली देखी, सुनी, समझी, उसका प्रभाव देखा, हुँ, ठीक है नहीं? फिर वेब सीरीज़ ने तड़के लगाए,
जिसकी बात आपने की है, फ़िल्मों ने तगड़े तड़के लगाए हैं, ठीक है नहीं? आज सोशल मीडिया पे देखिए बहुत सारे माफियाज़ के ऑडियो वायरल होते हैं हुँ, और जिस कदर वो माफियाज़ गाली दे रहे होते हैं, तो आदमी को लगता है कि कितना प्रभावशाली मतलब संवाद चल रहा है कि एक आदमी को मतलब एक सांस में 100 गालियां दी जा रही हैं और आदमी बोल नहीं पा रहा है कि तो कितना प्रभावशाली ये लैंग्वेज है। तो एक फैसिनेशन बना गाली के साथ में, है नहीं? फैसिनेशन बना, उसके साथ में स्टेटस जुड़ा, कूल बनने के कूल लिए। बनने के लिए, है नहीं? ये सारी चीजें हुई। तो जो जो चीजें मेरे दिमाग में आएंगी हुँ, और जो मुझे लगेगा कि भाई इससे मेरा प्रभाव बन सकता है, हुँ। क्योंकि मैंने देखा है पास्ट में कि भाई इस तरह की भाषा से एक बहुत जबरदस्त प्रभाव बनता है, तो मैं भी उस चीज को अपनाऊंगा, ठीक है नहीं? क्योंकि मुझे तो कोई गाइड करने वाला है नहीं। अच्छा, तो जैसे कि पंचायत और आश्रम और मिर्ज़ापुर ये ऐसी वेब सीरीज़ हैं, तो आपको क्या लगता है ये एंटरटेनमेंट के लिए हैं या फिर इससे यंगस्टर्स का बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर चेंज होता है? देखिए क्या है कि सिनेमा की अगर हम बात करेंगे, तो हुँ, सिनेमा में क्या है कि सिचुएशंस को, घटनाओं को आप रिक्रिएट कर सकते हैं, इनैक्ट करवा सकते हैं, हुँ, है नहीं? और अभिनय के माध्यम से रिलीव कर सकते हैं उसको। हुँ, ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और पर्दे के ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई जा सकती हैं और प्रभावशाली ढंग से दिखाई जा सकती हैं, जिसके कि बड़े सारे टूल्स हैं। सिनेमा इज अ एमालगमेशन ऑफ 7 आर्ट्स। सातों कलाओं का उपयोग सिनेमा के अंदर किया जाता है। वो इतना प्रभावशाली बन जाता है कि दिल और दिमाग पे छप जाता है। तो जब ये वेब सीरीज बनने का या इस तरह का ट्रेंड जब चला है, हुँ, तो इस तरह की वेब सीरीज ने यंगस्टर को न केवल ये सिखाया कि क्राइम कैसे होता है, उन्होंने ये उसके रास्ते बताए कि भाई इस तरीके से ऐसे भी होता है, इस तरीके से भी होता है। तो एक तरीके से उन्होंने ऐसी वेब सीरीज ने ट्रेनिंग का काम किया और किस भाषा में व्यक्ति से बात करनी चाहिए, किस भाषा भाषा का प्रभाव हो सकता है, तो उनके दिलों और दिमाग में वो छप गए। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो वेब सीरीज गाली गलौज की भाषा में जिनका नाम आपने इस सीरीज का लिया है, हुँ। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि यंगस्टर को ये फैसिनेट करेगा ही और उन्होंने सीखा। तो अभी तो ये हो गया कि वो सीख पढ़ करके पूरी तरीके से वो परफेक्ट हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि भाई इसी तरीके की भाषा में बात करनी चाहिए, ठीक है नहीं? बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई संस्कार जो है वो चले गए। तो संस्कार वाले काम आप समाज में देते ना आप। हुँ। संस्कार वाली फ़िल्में बनाते, संस्कार वाली वेब सीरीज़ बनाते, संस्कार वाली कुछ अच्छा कंटेंट आप जनरेट कर दें, सर ठीक है? कंटेंट तो है बट बच्चे नहीं देखते हैं तो उसमें देखिए, बात घूम फिर कर के वहीं आती है कि मुझे प्रभावशाली दिखना है, हुँ, मुझे प्रभावशाली बनना है और मुझे उस प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल करना है मुझे। हुँ, तो वो अब सब में कंटेंट को देख कर के तो आएगा नहीं। और फिर जब मेरे यार दोस्त सब उसको बता रहे हैं कि अरे भाई तू वो देख, अगर तूने वो नहीं देखा ना तो धरती पर मतलब तेरा पैदा होने का कोई फायदा नहीं है। वो सोचेगा यार आई आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। तो वो जाता है, वो जाकर के देखता है, वो बोलता है कि हाँ बात तो सही है, कमाल का यार, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ उसने भी सीखा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक होड़ है, भीड़ चाल है, हुँ, या उसका जो क्या कहा जाए प्रचार है, प्रमोशन। प्रमोशन है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये फैलाई गई और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली हुआ है। ये बड़ा हुँ, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हुआ है कि अभी हमारा सिनेमा में भी बोलते हैं कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या है आपका। तो टारगेट ऑडियंस के माध्यम से ये तय होता है कि भाई ये कंटेंट किस तक पहुंचाना है, हुँ, कौन देखेगा, पैसा कैसे रिकवर होगा। तो वो तो अपना देख रहे हैं, कंटेंट उन्होंने परोस परोस दिया है, पास हो गया, लोग देख रहे हैं इन द नेम ऑफ कि भाई ठीक है हमने तो नहीं कहा, इट इज योर चॉइस। हुँ। लेकिन जो फाइनेंसर्स थे, जो बजट पास किए गए, इस तरह की सीरीज जल्दी पास हुई, जल्दी उनको पैसा मिला, बनने के लिए माहौल मिला, कहानियां पहले से ही मौजूद थी, माफियाज की, डॉन की,
तो सब कुछ तो अवेलेबल था, तो उन्होंने उसको मिक्स मसाला बना करके उसको परोस दिया है, ठीक है नहीं, विदाउट इस बात की चिंता किए हुए कि भाई युवा पीढ़ी को इससे क्या मिलेगा, यंगस्टर किस तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, बाढ़ में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। गलती उनकी नहीं है, हम्म। ये ओनस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी थी, बट ये नहीं ली गई। नहीं ली गई तो माता पिता ने अपना काम नहीं किया, शिक्षकों ने अपना काम नहीं किया, है नहीं, मीडिया के जो प्रचार के संचार के माध्यम से उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो सारी गलती तो यंगस्टर की नहीं हो सकती। यंगस्टर को तो जो मिला उन्होंने उसी का ये दही रायता बना दिया है। अब लेना आपके ऊपर है भाई, आपको अब लेना पड़ेगा। उनके समय की कथा जो है वो लिख रहे हैं अपने समय की, और हर व्यक्ति अपने समय का इतिहास लिखता है, ठीक है जी। आज की जैसे हमारी जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी बोलते हैं, उसमें लाइक स्मोकिंग करना बहुत नॉर्मल हो गया है। उस हम्म, पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए स्मोकिंग ऐसा नहीं कि पहले लोग नहीं पीते थे, है? हम्म। हमारे जमाने में भी सिगरेट, चरस, गांजा। बट सर, लेकिन पहले के लोग में एज देखी जाती थी, बट आजकल के बच्चे तो। नहीं ऐसा भी नहीं था, मतलब कॉलेजेस के अंदर, मैं तो कॉलेज की अपनी बात करूंगा जो मैंने देखा है। मैंने देखा है कि आ, हमारे कुछ यार दोस्त थे कि वो भी पिया करते थे। सवाल ये है कि क्या आपकी मॉरल वैल्यूज कह लीजिए, क्या आपके घर के संस्कार कह लीजिए, हम्म। आप कितना अपने घर परिवार माता पिता के बारे में सोचते हैं, हम्म। ठीक है नहीं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके अपने बिलीफ सिस्टम से आता है, अपने संस्कार से आता है, अपने परिवेश से आता है, ठीक है। अगर उसका कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है, तो आप तो अभी कच्चे घड़े हैं। तो कच्चे घड़े को तो जाहिर सी बात है, कच्ची मिट्टी को तो आप अपने ढंग से ढाल सकते हैं उसको। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं कि जिनका पारिवारिक संस्कार कह लीजिए, या उनके हम्म। घर परिवार की, जिनको माता पिता उनको सही मायने में बच्चों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको सही बात बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, है नहीं, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उनके साथ ईमानदार रहते हैं, हम्म। है नहीं, तो ऐसे बच्चे आपको नजर आएंगे कि वो कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। अब माता पिता खुद ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई संस्कार दिया नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल बनाया नहीं, झूठ सच खुद ही करते हैं, झूठ बोलना खुद ही आपने सिखाया है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे के पास कोई फाउंडेशन तो है नहीं। तो जब उसके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, तो वो एक ऐसी जगह जा रहा है कि जहां पर उसका करियर, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व शेप हो रहा है। तो वहां पर जा करके अगर उसको कुछ ऐसे चीजें, अट्रैक्शंस अगर मिलते हैं, तो उन अट्रैक्शंस की तरफ उसका बहना लाजमी है, यानी वो चला जाएगा उस तरफ, ठीक है नहीं, और बह जाएगा। और इसी वजह से जो बच्चे हैं वो सिगरेट और जो भी, ड्रिंक, हाँ, ड्रिंक्स और ये सब जो क्लबिंग। है, हाँ, ये सब करने की कोशिश करते हैं। और उनको लगता है कि ठीक है, दिस इज नेचुरल, और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है भी नहीं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर जब डूब जाए कोई, उसको अपना जीवन ही बना ले, तो फिर ही बात होती है सारी चीज़ों में। आज की जनरेशन में लाइक हम्म। लोग रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद फिजिकल हो जाते हैं, तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब उनका अगर रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है ऐसे। देखिए क्या होता क्या है कि अगर आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगेन मैंने कहा ना कि आपके घर के संस्कार किस तरह के हैं, यानी व्हेन आई एम सेइंग संस्कार, इसका मतलब उपदेश नहीं है। संस्कार का मतलब ये है कि आप अपने माता पिता, घर परिवार को लेकर के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, है नहीं, लेकिन अगर कितनी। मॉम डैड को पता ही ना हो कि बच्चा क्या कर रहा है। नहीं, मॉम डैड को तो बेचारे को कैसे ही पता होगा, क्योंकि मॉम डैड ने तो पहले ही उनका कोई ना उनको कभी शिक्षा दी। आज भारत के अंदर मुझे बताइए कितने माँ बाप घर में बैठ करके बच्चों के साथ खुलेआम चर्चा करते कोई नहीं। हैं? आपको ये पता है कि ये बच्चा अब ग्रोइंग स्टेज में है, हम्म। ये बच्चा जो है अभी यंग एज की तरफ बढ़ रहा है। हम्म। आप वार्तालाप ना करके आप अपना शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि दो लाफड़ मारेंगे तो बैठ जाओगे तुम, है नहीं, तुम्हारा अभी हम दिमाग ठीक कर देंगे, है नहीं, डरा के, धमका के, बेइज्जत करके। आप खुल के बात नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं,
मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं, मेरे आसपास कुछ लोग हैं, मेरा कभी कभी अट्रैक्शन बनता है, मुझे कैसे उसको हैंडल करना है? क्या ये माता पिता की जिम्मेदारी नहीं थी? कहीं ना कहीं तो बात भाई, पहले तो आप उसका फाउंडेशन बनाते। दूसरा ये है कि वक्त के साथ आप उनके साथ एक वार्तालाप तो करेंगे ना कि बेटा कहाँ जाना है, नहीं जाना है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि माता पिता के साथ नहीं हुआ होगा, उनके साथ भी तो हुआ होगा ना। है, पिताजी होंगे तो बहुत सारी लड़कियां आसपास रही होंगी, है नहीं, उन्होंने भी देखा होगा ना, माता जी ने भी हम्म। देखा होगा। अगर वो कॉलेज हाँ। स्कूल गए हैं तो जाहिर सी बात है कि दे मस्ट बी अवेयर। सो व्हाई कांट दे गिव दैट ट्रेनिंग? या वो बात करके खुल के क्यों नहीं करते? बच्चा बताएगा ना, वो उसके मन की जो बात है आपने पूछी नहीं। तो जब आपने पूछी नहीं और उसको ढके रखा और ये मान के चलते रहे कि नहीं हमारा बच्चा तो कुछ नहीं करता, वो करता ही नहीं है कुछ भी क्योंकि वो शेयर ही नहीं कर रहा आपसे। नहीं नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में आता है उसके बाद दो ही शौक है, अच्छा पहनना अच्छा खाना, वो तो करेगा ही घर के अंदर। घर के अंदर थोड़ी चीजें हो रही हैं, चीजें तो बाहर हो रही हैं। जब वो बाहर कदम निकाल रहा है, अपने दोस्तों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, वहां पे लोग उसको बता रहे हैं कि भाई चल, या ऐसा हो सकता है, ये भी एक अट्रैक्शन है, आपकी एज है, हम्म। तो आप भटक सकते हैं और बहुत लाजमी है। तो मैक्सिमम केसेस के अंदर आप देखेंगे कि माता पिता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनकी ये लगता है कि उस समय पे उनको ये बता रहा होता है कि तुम्हें अच्छा पढ़ो और अपना करियर बनाओ, अच्छा पढ़ो अपना करियर बनाओ, पढ़ाई पे हम्म। ध्यान दो, है नहीं, इधर उधर मत घूमो, बस इतनी बात से ज़्यादा नहीं होती है नहीं। नहीं। और उसकी तैयारी करो, उसका ये करो। अरे भैया, उससे अलग भी बच्चा बड़ा हो रहा है, आप हम्म। कब समझेंगे? आपको समझना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए उसको। हो सकता है उसका रोने का मन कर रहा हो सकता है कि उसको कोई बात बताने का मन कर रहा हो सकता है कि वो अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बात छुपाए हुए हो कि भाई जिसको वो नहीं बोल पा रहा है किसी के साथ में, बट आपने बात ही नहीं की। हम्म। तो नहीं की तो जाहिर सी बात है कि आपने अब जो पतंग है हम्म। उसको आपने ढील दे दी है। और जब आप ढील देते रहते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब पतंग अपने आप कट जाती है, अक्सर ऐसा होता है। और जब पतंग कट जाती है, हम्म। उस स्थिति को बोलते हैं कि लड़का भाग गया और लड़की भाग गई। क्योंकि आपने उस समय पर, मतलब आप अनअवेयर बनने की या तो नाटक कर रहे थे या जो भी था, ठीक है नहीं। क्योंकि आज के समय में चुनौतियां बहुत हैं, आज के समय में उसके पास ज्यादा एक्सपोजर है, उसके पास ज्यादा लोग हैं उसको समझाने के लिए। हम्म। आप एकमात्र दो ही लोग हैं, रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दो, माता पिता बस। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट आपके अंदर नहीं होगा, तो आपका बच्चा जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तो जो फिजिकल, अब मैं आता हूँ उस बात पर कि जो फिजिकल होने की आपने बात कही, तो उनको लगता है कि ठीक है यार, अब ये क्या इसमें बड़ी बात है, और बताया भी गया है। बच्चे भी जिस तरह से बात करते हैं कि भाई नथिंग रॉन्ग इन इट, नो दिस इज स्कूल, अब तो इसमें क्या दिक्कत है इसके अंदर, या नहीं, एक हो, दो हो, तीन हो, क्या फर्क पड़ता है वो तो। आपको और क्या लगता है, सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो इस तरीके के संबंधों में फिजिकल होना, क्योंकि यहाँ पे कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है, यहाँ पे गारंटी। कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है नहीं। जिस व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं उसका पता ही नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, कहाँ का है, कौन है भाई जिसके साथ आप इंटीमेट हो रहे हैं, आप फिजिकल हो रहे हैं। कुछ पता तो होना चाहिए ना, कुछ कुछ क्या है आपके मन के अंदर, हम्म। है? या सिर्फ बायोलॉजिकल नीड है तो भाई ठीक है भाई, फिर तो वो बात ही खत्म हो गई फिर, है नहीं। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में आना किसी के साथ एक कैसी एज होनी चाहिए जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, और लाइक ये रिलेशनशिप इमोशनल नीड के लिए है या फिर क्या? देखिए, रिलेशनशिप होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आपकी उम्र है, हर उम्र में रिलेशनशिप होती है। बट जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में व्यक्ति को फौरन फिजिकल हो जाना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन की लगाम किसी के हाथ में सौंप दी है, हम्म। वो आपको नहीं करना है, हम्म। ठीक है नहीं।
रिलेशनशिप में आपको आना है, जो आपका सवाल है कि भाई क्या उसकी एज होनी चाहिए, ऐसा कोई एज हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनते हुए अपने करियर पे, आप जो करना चाहते हैं जीवन में, जिसके लिए आए हैं, जो आपको करना है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आप किस चीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको करना क्या है, ठीक है नहीं। हम्म। भाई किसी भी लाइन में अगर आप जाएंगे तो वहां भी तो लोग मिलेंगे ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर चित्रकला में के क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो वहां पे नहीं मिलेंगे लोग आपको। हम्म। जगह जगह लोग मिलेंगे, इवेंट मैनेजमेंट पे चले जाइए, वहां लोग आपको मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिलता है, आप रिलेशनशिप में रहिए, किसने मना किया है। खाइए पीजिए बैठिए कॉफी पीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसको सपोर्ट करिए, वो आपको सपोर्ट करे, किसने मना किया, करिए। आप अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। बट सीधे आप शादी और इस पे क्यों चले जाते हैं, आप सीधे रिलेशनशिप पे का मतलब फिजिकल होना ही क्यों जाता है। क्योंकि उसके बाद की स्थिति क्या है, उसकी बात की क्या है कि जिसको जो लेना था वो आपसे ले लिया, खत्म। हम्म। अब आप उसके लिए क्या है, एक यूज किया हुआ टिश्यू पेपर है। यूज एंड मैक्सिमम थ्रो। केसेस के अंदर यही होता है। फिर आपने अपना इतिहास क्या बना लिया, आप टिश्यूए बहाएंगे, आप रोएंगे, आपका दिल टूटेगा, हम्म। कहानियां बनेंगी, आप शायरी सुनेंगे, रातों को तकिया भिगोएंगे, क्या हो जाएगा इससे, कुछ नहीं होने वाला इससे, ठीक है नहीं। माता पिता को समझ नहीं आएगा, वहां छुपाएंगे, दिल भारी होता रहेगा, ये सब चीजें होती रहेंगी आपके साथ में अगर एक आप इमोशनल। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रस्ट, ईमानदारी। आप ईमानदारी के साथ रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है किसी भी पॉइंट पर बेईमान, सूरत पे मत जाइए। ज्यादातर जो लोग गच्चा कहाँ खाते हैं, सूरत सूरत पे। पे। यार बड़ा हैंडसम है, अच्छा बड़ी लड़की सुंदर है भाई, यानी आप क्या करते हैं, आप उसके फिजिकल अपीयरेंस के पैरामीटर्स जो समाज में बने हुए हैं, आप उसके हिसाब से देखते हैं। हम्म। टॉल, हैंडसम, बॉडी, ये वो, है नहीं, वो सारा कुछ तो आप करना शुरू। नो नो यार, मतलब ये जो है मामला है नहीं। अब आपने क्या किया कि आपने कुछ अपने माइंड के अंदर पैरामीटर्स बनाए हुए थे, उस पैरामीटर्स में ये बंदा या बंदी ये फिट हो रही है, हम्म। उसके साथ आप चले गए, हम्म। ठीक है नहीं। तो आपको मिल गया, चलो ठीक है, अब आगे क्या, आगे तो लेकिन जीवन। लोगों का टाइप भी होता है, मतलब होता है प्यार में, सबका अपना अपना टाइप होता है। जी, कैसा कैसा, मैं थोड़ा सा को समझना भी चाहूंगा आपसे भी, कैसा टाइप का। लाइक अगर मैं अपना बताऊं तो हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं बताइए, जब तो चर्चा हो ही रही है तो। थोड़ा सा 6'1" होना चाहिए, बेबी कर्ली हेयर्स होने चाहिए। हम्म। ऐसा कुछ। जी, अब देखिए आपने जो ये बात बताई कि भाई 6'1" होना चाहिए, तो आप हाइट की बात कर रहे हैं, है नहीं। नहीं, और दिल का भी अच्छा होना दिल का चाहिए। अच्छा होना चाहिए, चलिए एक ये भी आपने बाद में जोड़ा, बट लेकिन सबसे पहले आपने बताया कि भाई 6'1" एक हाइट होनी चाहिए, तो आपने एक स्टैंडर्ड एक रखा हुआ है। हम्म। और कर्ली हेयर जो आपने बताया कि भाई वो होना चाहिए, हम्म। है नहीं। तो पहले तो ऐसा आइटम ढूंढा जाए, कहाँ होगा वो, है नहीं, ठीक है नहीं। अब कोई रखे ना रखे कोई गारंटी थोड़ी है, कर्ली हेयर होंगे ही उसके। तो 6'1" हो सकता है, कर्ली हेयर नहीं हो सकते, कर्ली हेयर हो सकता है हाइट ही ना हो, है नहीं। सो माई पॉइंट इज कि यहीं पे ही गड़बड़ है। अपने मन के अंदर जो आपने सोचा हुआ है, हम्म। यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, हम्म। ठीक है। बात यह है कि आपकी तवज्जो इस तरफ ज्यादा है, जबकि तवज्जो होनी चाहिए कि मुझे अपना जो करियर है उसको शेप करना है। अच्छा व्यक्ति हम्म। जो मुझे समझेगा, जो मेरी बात को समझे, जिसके पास बैठ करके मुझे लगे कि समय का अंदाजा नहीं रहा, जिसके पास बैठ करके मुझे सुकून का एहसास हो, जिसके पास बैठ करके मुझे लगा कि शायद ही मैं जीवन में इसके साथ चल सकती हूँ, चल सकता हूँ, ठीक है नहीं। ये क्राइटेरिया, ये फीलिंग जो है, ये जब जनरेट होगी तो अपने आप चीजें शेप अप कर लेंगी। आपके करने से कुछ नहीं है। हम्म। आपने कहा भाई 6'1" होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको अपने ऊपर अंदाजा है, अपने ऊपर कोई कंट्रोल है। भाई जब आप 5 साल के थे हम्म। और अभी आप 20-21 साल के हैं, जो भी आपकी एज है, हम्म। तो आपने क्या किया इसमें, आपने तो कुछ किया नहीं है, मैं खाना ही खाया ना आपने, हम्म। हाइट बढ़ाई आपने,
ना आपने हाइट बढ़ाई है, आपने कुछ नहीं किया ना, ना आपके माता पिता ने, किसी ने कुछ नहीं किया। तो कौन कर रहा है फिर ये, कौन कर रहा है? तो सारी जो चीजें हैं वो हो रही हैं, डेस्टाइन्ड है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आगे क्यों सोचना कि आप कर पाएंगे? आप क्या कर पाएंगे आगे? यही गलत फहमी है, यही वो गालते हैं कि मैं कर लूंगा, या मैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये नहीं होगा। कैसे होगा जब अब तक आपने नहीं किया? बचपन पे आपका कंट्रोल नहीं, जवानी पे आपका कंट्रोल नहीं, बुढ़ापे पे आपका आप अब क्या अपने आप को, अपनी उम्र को रोक सकते हैं? हे उम्र तो ठहर जाए यहीं पे ही। कर नहीं। सकते हैं आप? कोई नहीं रोक पाया। तो जब आपके पास कोई, आपके हाथ में चीजें है ही नहीं, तो क्या है? आपकी इच्छा है ये। अब इस पे आते हैं कि आपकी इच्छा है, आपकी ये आकांक्षा है कि मुझे ऐसा मिले। मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। हाय तो हम्म। वह नहीं है कि भैया मर जाएंगे, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ठीक है नहीं? तो कोशिश ये करिए मेरे हिसाब से कि उस दिशा में ना सोच करके आप अपने करियर पे ध्यान दें। आप जो जीवन में करना चाहते हैं, जो आपके दिल को अच्छा लगता है वो करिए, और जो इंसान आपको अच्छा लगता है हम्म। उसके पास बैठिए, उसके साथ दोस्ती करिए। और ये जो चीजें हैं ये जब होनी होंगी तो हम्म। ये स्वतः होंगी। मेरा कहने का अर्थ ये है, जैसे मैंने आप बताया ना कि आपने बचपन से लेके जवान हो गए, आपने थोड़ी कुछ किया है, तो आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब वो होगा, बिलीव में, अब ये सब भूल जाएंगे। 6'1" होना चाहिए, करली होना चाहिए, ये सब भूल जाएंगे आप। ये आपको वही अच्छा लगेगा, उसी के साथ आप जाना पसंद करेंगे। उस समय पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट अबाउट योर 6'1", व्हाट अबाउट योर जो आपकी इच्छा थी, बोले फॉरगेट अबाउट यार, वो तो छोड़ो, गॉन आर द डेज, वो तो पास्ट की बातें होंगी। तब मैं ऐसा सोचती थी। तब लेकिन आप लोगों कैसे? की प्लानिंग्स होती हैं ना। नहीं, प्लानिंग्स क्या सारी इसी के ऊपर है? नहीं, करियर पे भी है। हाँ, तो करियर पे प्लानिंग करिए ना। सारी प्लानिंग उस जगह पे प्लानिंग क्यों कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है? आपको पता है कल आपसे कौन मिलेगा, परसों कौन मिलेगा, साल भर बाद कौन मिलेगा, आप किससे टकराएंगे, 2 साल बाद कौन मिलेगा आपको। हाँ, अब लोग इस पर लॉजिक ये देंगे कि भाई वर्तमान में जो आपके साथ हम्म। है नहीं, वो कौन है? तो वर्तमान में देखिए, होशो हवास में रहिए, जो भी काम करिए होश में करिए। ठीक है भाई, मेरे आसपास लड़के हैं, अच्छे लड़के भी हम्म। हैं, बुरे लड़के भी हैं। ठीक है नहीं? अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी का जो आपके पास जो वर्तमान है, उसमें आप साक्षी बनिए समय का, और होश में देखिए कि भाई क्या मेरे लिए बेहतर क्या है, कौन है मेरे लिए। ठीक है नहीं? लेकिन अगेन आई विल से कि जब होना होगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारे एफर्ट्स जो है ना, जो आप एफर्ट्स लगाते हैं, ये सारे बाउंस हो जाते हैं। ये बंदा मुझे चाहिए, बंदी मुझे चाहिए, फिर वो कोशिश करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर गिफ्ट लाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर यहाँ दूसरे दिन जूत चलेगा, लठ बजेगा उस दिन, दूसरे तीसरे दिन, है नहीं? फिर ब्रेकअप होता फिरेगा, लड़का कुछ और अपेक्षा करेगा, लड़की कहेगी बस साले ये करते हो तुम ये, तो फिर वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है नहीं? लड़का कहेगा इस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे चीट कर दिया, मैं तो बड़ा सज्जन था। अरे भाई, तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे आप? सर, आपको क्या लगता है रिलेशनशिप में लोग चीट क्यों करते हैं? रिलेशनशिप में चीट इसलिए करते हैं कि उनका इंटेंशन शुरू से ही होता है गड़बड़, ट्रस्ट नहीं है, उनका मकसद कुछ और है, इसलिए चीट किया है। लक्ष्य कहीं और था, आप कुछ और समझ रहे थे। हम्म। तो चीट तो वहां पे होगा ही ना जहां ट्रस्ट नहीं है रिश्तों के अंदर। तो क्या होगा? डे वन से चीटिंग पर ही आधारित है वो। ठीक है नहीं? अब आप ये कहेंगे कि भाई लोग जिसको देखो वही मोहब्बत ढूंढ रहा है, प्यार ढूंढ रहा हम्म। है नहीं? ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र है। आप नहीं ढूंढेंगे तो कोई 60 साल का बुढ़ा थोड़ी ढूंढेगा। आपकी उम्र है, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। बट देयर इज अ डिफरेंस इश्क में, मोहब्बत में और प्यार में। ठीक है नहीं? इश्क मोहब्बत तो ये है कि भाई मुझे कोई अच्छा लगता है, अब लगता है, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो, अपने ऊपर मुझे कंट्रोल नहीं है। अब जैसा भी है ये, जो भी है, बट आई एम इन लव विद हिम, या आई एम इन लव विद हर। है नहीं? ये हुआ इश्क मोहब्बत, किसी से हो गई है आपको, आजीवन हो गया तो बहुत अच्छा है। बड़े सारे ऐसे लकी लोग हैं, बड़े सारे लोगों ऐसे अनलक्की लोग भी हैं कि रहते किसी के साथ है, मोहब्बत किसी के साथ होती है, ऐसा भी होता है। और प्यार व्यार तो सारा का सारा जो है ये सब सब समीकरण है, बैठा लिया जाता है।
कि तू मुझे ये देगा, मैं तुझे ये दूंगी, पैसा इतना होगा, फलाना होगा, हमारा एक घर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ये सब समीकरण है, ये बैठा लिए जाते हैं समाज में, है नहीं? छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करके अपना जीवन लोग काट देते हैं, चल लेते हैं। उसको लोग प्यार का नाम देते हैं कि भाई हाँ चलिए भाई, बहुत ये हुआ। बाकी जगह पे तो सारी चीटिंग चल ही रही है। बाकी जगह पे अगर आप अपेक्षा करेंगे बहुत कुछ कि भाई आपको बहुत कुछ वहां पे मिलने वाला है, तो आपको आंख कान अपने खोल करके रखने होंगे। तो मतलब हमें होप नहीं करनी चाहिए किसी से? बिल्कुल होप करनी चाहिए, उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पूरी दुनिया है आपके पास, लोग आपके पास है। आप मुझे ये बताइए कि 150 करोड़ की जनसंख्या, अगर भारत की बात कर लें, हम भारत में है, आपके लिए क्या कोई एक आदमी भी नहीं है? कोई बहुत है। कोई एक इंसान तो होएगा ना। मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पापा तो है ही है। मैं कह रहा हूँ आपको अपने जीवन साथी की अगर हम बात कर लें, होप की अगर बात करें, तो कोई तो होगा ना। अब सवाल ये है कि वो आपको ढूंढना है, वो कौन है नहीं? भाई पहले माता पिता ढूंढ करके दे देते थे, लोग अपना निभा लेते थे या जो चल लेते थे, लेकिन आज के यंगस्टर ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, है नहीं? तो आप इस पे क्या कहेंगे कि नहीं, मैं लाइक? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि वो कोई भी रिश्ता कि जिसपे बंधन महसूस हो, जिसमें उसको अच्छा ना लगे, किसी की स्वतंत्रता बाधित हो जाए आपके किसी एक डिसीजन से, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो लोगों का पर्सनल मैटर है। उनको साथ रहना अच्छा लग रहा है, दैट इज द बेस्ट, उसमें सबकी भलाई है, सब खुश रहेंगे, माता पिता भी खुश रहेंगे, दूसरे पक्ष के भी माता पिता खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। तो दिस इज कंप्लीटली योर डिसीजन। माता पिता अगर देख भी ले तो जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम, बात करिए। बट आज की जनरेशन में लाइक लोग लव मैरिज कर भी लेते हैं बट उनका आगे वर्कआउट नहीं करता है तो। वो इसलिए नहीं करता ना कि पहले से ही आपने अपनी तराजू लेके चलते हैं आप, हम्म। ठीक है नहीं? सारी चीजें जो हैं पहले से ही नाप तोल करके चल रहे होते हैं। लव मैरिज किस लिए होती है? आज कोई लड़का अभी लैम्बोर्गिनी से उतरे, मैं बता रहा हूँ आपको, मारवा स्टूडियो में आ जाए, ठीक है नहीं? और जो आप कह रहे हैं कि भाई 6'1", 6'2" हाइट हो, और यही सब जो उसका पूरा एकदम बॉडी शॉडी हो, भाड़ में गया। एक सेकंड में लोगों लोगों का परसेप्शन बनेगा कि ठीक है भाई, हु इज ही। बनेगा नहीं बनेगा? पता चला कि भाई ये तो वो है, ये है, वो है। पता चला भाई बैंक बैलेंस ही बहुत है, ये तो बहुत बड़े बाप का बेटा है। तो आपको लगा कि हाँ यही तो है। अभी आपने उसके ना तो उसकी बातचीत सुनी, ना आप उसके पास बैठे, ना आपने दिल साझा किया, आपने कुछ नहीं किया, बट एक परसेप्शन आपने अपने मन के अंदर डेवलप कर लिया, और उसके बाद आप उसके साथ चले गए, ठीक है नहीं? तो चले गए तो आपने क्या देखा था पहले? जो किसी भी संबंध की शुरुआत जिस तरह से होती है, उसका अंत भी वैसे ही होता है, ठीक है? अगर आपने किसी भी संबंध की शुरुआत किसी समीकरण से की है, जैसे समीकरण बिठाते हैं ना कि यार ये बंदा इस बंदी के साथ है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो ये हट जाएगा वहां से, तो मैं ऐसा कुछ खेल कर दूं कि जिसकी बाजी पलट जाए, या ऐसा हो जाए, या वैसा हो जाए। आपने क्या किया? यहाँ पे समीकरण बैठाया। ये संबंध आपका समीकरण पर आधारित है। जब तक ये समीकरण आपका रहेगा, तब तक आपका रिश्ता रहेगा। जिस दिन ये समीकरण गड़बड़ाया, उसी दिन तूफान आपकी जिंदगी में आना तय है, तय है ये। अगर आपने किसी भी संबंध की शुरुआत पैसे से की, तो इस संबंध के अंदर पैसा है। जिस दिन वो पैसा खत्म हुआ, तो वो उसको लात मारेगा, वो उसको लात मारेगी। पैसा गया, संबंध खत्म, ठीक है नहीं? तो जिस संबंध की शुरुआत आपने विशाल भारद्वाज की, एक फिल्म मेकर है विशाल भारद्वाज, है नहीं? उनकी कहानी सुनी है आपने? विशाल भारद्वाज और उनकी पत्नी जो सिंगर, ठीक है नहीं, उनकी मोहब्बत थी। विशाल भारद्वाज का नाम बड़ा जल्दी हो गया, ये कई बार आपने सुना भी होगा। और उनकी जो पत्नी है, उनका करियर नहीं चला, वो डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद वो कुछ मेडिटेशन और इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई, अलग हो गई। बट विशाल भारद्वाज ने उनका 1 साल उनसे दूर रह करके इंतजार किया,
और जब उनको लगा कि वो वापस नहीं आई तो वो भी मेडिटेशन के लिए चले गए। ये मोहब्बत थी, ये प्यार था उनका। और उसके बाद फिर वापस जब आए तो उनका करियर जो है बहुत तेजी से ऊपर उठा। दोनों का। रेखा का की करियर जो है बहुत ऊपर तेजी से गया। आप देखते हैं बहुत सारे जो हुँ, गाने जो आए हैं उसके बाद आप देखिए कि विशाल भारद्वाज का करियर एक तरफ उनके। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि उनका संबंधों का आधार प्रेम था, है नहीं, वो टूटा नहीं। इसके बावजूद भी कि बहुत सारी चीजें आई, पैसा की कमी नहीं थी विशाल भारद्वाज के पास में। पैसे पे था ही नहीं वो संबंध, किसी और चीज पर वो संबंध नहीं था, वो तो प्रेम पर था ना। तो इसीलिए वो कहीं भी गई, वो वापस आकर के फिर जाकर के उन्होंने अपने आप को फिर खड़ा कर लिया। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस रिश्ते की शुरुआत जिस तरह से करेंगे, समीकरण से करेंगे, झूठ बोल करके करेंगे, हुँ। ठीक है, और स्ट्रैटेजी लड़ा करके करेंगे, पैसे को देख करके संबंध को बनाएंगे, तो उसका एक ना एक दिन, जिस दिन वो अंत आपका होगा। पहला जो स्टेप जो था, जिस आधार पर वो संबंध पूरा टिका हुआ था, जिस दिन वो गड़बड़ाया, आपका संबंध भी गड़बड़ा जाएगा। ऐसा बड़े सारे लोगों के अंदर होता है। आजकल लाइक जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं वो पार्टी कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं लेट नाइट और लाइक मॉम डैड से झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लाइफ को एन्जॉय इतना कर रहे हैं कि भूल चुके हैं अपना करियर? देखिए, पार्टी जाना कोई बुरी बात नहीं है, एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग भी बड़ा साधु संत रहे हैं, हम लोग भी पार्टियों में गए हैं। हमारे टाइम में भी पार्टियां हुआ करती थी, कॉकटेल पार्टीज हुआ करती थी, रात रात गायब रहते थे। अब सब होता है, यंग यंग एज के अंदर होता है, अट्रैक्शन होता है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे तो लाइफ जिएंगे कैसे? लाइफ जीनी भी तो है ना, पत्थर थोड़ी है आप। लेकिन अगर आप उसको अपने जीवन का ये बना लें कि भाई पार्टी ही मेरी जिंदगी है, हुँ, गड़बड़ वहां है। हर रोज आप पार्टी में जा रहे हैं, हर रोज आप पैसे फूक रहे हैं, हर रोज आप दारू पी रहे हैं, हर रोज आप मतलब वो सब चीजें कर रहे हैं, तो एक्सेस इज बैड। ठीक है नहीं, आप पार्टीहॉलिक हो जाएंगे फिर तो आप, जैसे वर्कहॉलिक होता है, जैसे है नहीं, अल्कोहलिक होता है ऐसे, तो पार्टीहॉलिक भी तो हो सकता है ऐसे। तो अगर होगा तो वो एक्सेस तो हर जगह पे बहुत गड़बड़ है। बट यस, आई एम इन अ फेवर कि यंगस्टर को जब तक वो लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, उनके अंदर एक उमंग है, चेतना है, मरे थोड़ी हैं, जिंदा है भाई, यानी उनके अंदर एक चेतना है। बट पार्टी में जाएं, एंजॉय करें, समझें, मिले, ये सब करें, बट अलर्ट भी रहें। ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत सारी चीजें होशो हवास में करना चाहिए कि भाई किसी कभी कोई किसी के ड्रिंक्स नहीं चेंज करना चाहिए, या नहीं कि भाई पता लगा कि नहीं नहीं उन्होंने बना के दे दिया, ये कर दिया, नहीं, है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू बी अलर्ट, है नहीं। ये नहीं कर सकते कि अब मैं पार्टी में चला गया तो अब मुझे भगवान भरोसे हो, तुम मुझे उठा लो, तुम मुझे ले चलो जहां मर्जी ले चलो, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, मैं तो आ गया हूँ, ऐसे नहीं कर सकते आप। आज के समय में यू हैव टू बी अलर्ट, बट यू एट द सेम टाइम यू शुड लर्न हाउ टू एंजॉय। अगर फ़ोन, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया हटा दें, तो आज के यंगस्टर्स की असली प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, असली प्रॉब्लम फिर मैं कहूंगा कि यंगस्टर के साथ है ना, पहले उनके साथ में जब उनकी ग्रोइंग स्टेज थी वहां पे उनके साथ में संवाद होना चाहिए था। अब नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब वो बड़े हो गए। तो अब उनकी जो समस्या अगर ये भी हटा दें तो उनकी प्रॉब्लम है कि उनको वो प्यार और वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि गलती आपकी थी। तो बच्चा, मतलब यंगस्टर प्यार से तो समझ सकते हैं आपकी बात को कि बेटा हमसे गलती हो गई। मतलब इवन पेरेंट्स शुड आल्सो लर्न, मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तो आप तो पेरेंट्स की गलती बता रहे हैं, हुँ, बट पेरेंट्स शुड आल्सो लर्न कि बेटा हमसे गलतियां हुई हैं। कई बार पेरेंट्स कहते भी नहीं है, है नहीं। हुँ, एक बार मैं देख रहा था कि एक बच्ची को किसी रियलिटी शो के अंदर, और वहाँ पे किरण खेर थी, तो वो बच्ची हरियाणा से थी। तो उसने कहा कि उस बच्ची से पूछा गया कि भाई आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ऐसी लगती है कि जो होनी चाहिए थी, है नहीं, जो
नहीं हुई। वो कोई बच्ची ऐसी रही होगी 15-16 साल की। उसने कहा कि वो मेरे पापा जो है ना वो भाई को तो गले लगाते लेकिन मुझे नहीं लगाते, कभी नहीं लगाया मुझे गले। तो ये बात जो थी वो सेट पे लोगों को लगी कि भाई हाँ ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा है। तो वो हरियाणा से उस व्यक्ति को बुलाया गया, वो आए, उनसे कहा गया कि चौधरी साहब बेटों को तो गले लगाते हो, कोई बेटियों को भी लगा लिया करो। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे मन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अभी सेट पे उनको बच्ची को गले लगा लेता हूँ। तो बात ये नहीं है, देखिए बहुत छोटी सी बात है। बात ये है कि आपने कभी ऐसा एक्सप्रेशन कभी दिया? बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो भटके हुए हैं, वो क्यों भटके हुए हैं? इसीलिए क्योंकि आपने एक्सप्रेशन वैसा शो ही नहीं किया। आपके मन में था, आपके मन में था, मन में लेके घूम रहे थे, मन में बहुत प्यार था, समझ में आ गई बात। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा एक्सप्रेसिव है, वो चाहती है कि भाई बताया जाए, यानी सुनाया जाए, उसको सुनना अच्छा लगता है, उसको करना अच्छा लगता है। वो समझने वाली नहीं है कि तुम समझ लेते, ऐसा नहीं है जनरेशन, है नहीं। पहले वाला जमाना थोड़ी है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। उन्हें समझ लो भाई कि जो फूल मैंने भेजा है वो फूल नहीं, ये मेरा दिल है, ये गाना लिख दिया, है नहीं। तो वो भी समझ रही है कि हाँ भाई तुमने दिल भेजा है तो साला फूल ही हो। तो उसने समझ लिया। बट आज की जनरेशन नहीं है, आज की जनरेशन बहुत वोकेटिव है। उसको लगता है कि उसके साथ प्यार मोहब्बत से बातचीत की जानी चाहिए, और अगर नहीं की गई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको की जा सकती है, क्योंकि उससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जो माता पिता इस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं वो बच्चे बाहर भटकाव भी उनका कम होता है। उनको पता होता है कि उनके लिए घर है, उनके फादर हैं, उनकी मदर है, जो उन जहाँ पे वो अपने मन की बात कह सकते हैं, जहाँ पे उनको प्यार और मोहब्बत मिल सकता है। जिनको ऐसे छोड़ दिया जाता है या मान लिया जाता है तो उनके साथ भटकाव की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि यंगस्टर को आ, भटके हैं तो ये मिलना चाहिए उनको, ये उनका राइट भी है, राइट सी बात है कि राइट है, बिकॉज दीज आर योर चाइल्ड, है नहीं। वो आप ही के भरोसे इस दुनिया के अंदर आए हैं, ठीक है नहीं। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको आज की जनरेशन को लाइक कोई एडवाइस देनी हो, लाइफ का एक सच बताना हो, तो वो सच क्या होगा? लाइफ का सच ये है कि जीवन आपको तोड़ने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि एक सेंटेंस में सुनता हूँ कि बहुत इश्यूज हैं यार लाइफ में, अरे बड़े इश्यूज हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, जो मैं सुनता हूँ कई बार। तो जीवन आपको परेशान करने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए नहीं है, आपको घबराहट पैदा करने के लिए नहीं है। जीवन जीने के लिए है, अच्छे से जीने के लिए है। तो आप अच्छे तरीके से जीवन जीने की कला को आप सीखिए, सही मार्ग पर। सही मार्ग पर चलिए, जीवन जीने की कला आप सीखें। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी एडवाइस हो सकती है कि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, अपना देश बहुत प्यारा है, हर चीज़ है यहाँ। तो आपको, अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो आपको जीवन जीना है विद द फुलेस्ट। मतलब ऐसे नहीं कि आपको मर के खप के गिर के, ऐसे नहीं करना है। एंड बी ऑनेस्ट, लाइफ जो है अपने आप चीज़ें करेगी, ठीक है ना। हाल ही में जो जंतर मंतर इंसिडेंट लाइक प्रोटेस्ट हुआ था, उस इंसिडेंट से आपको क्या लगता है कि जो जेंजीज हैं उनको देखकर आपने क्या, मतलब आपके मन में क्या ख्याल आया? बड़ा दुख हुआ मुझे तो, कई बार ऐसा भी लगा कि भाई ये सब क्या है, ऐसा मैं अपने समय में मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। बट दूसरी बात मुझे ये भी लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम्म। दरअसल होता क्या है कि हम ये कहा भी जाता है कि उपदेश देते तो मन भर है। मन पहले के सब जमाने में चलता था, मन होता था 40 किलो का। उपदेश देते तो मन भर है,
लेकिन लोग लेते कन भर हैं। कन मतलब बहुत छोटा-सा। आज मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति जो है ना भाषण बहुत पेलता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो समाज से आदर्श गायब है। यानी हुँ, पहले आदमी लुक अप करता था शहीद भगत सिंह को देख करके, हुँ, चंद्रशेखर आजाद को देख करके, यानी जिन्होंने अपना जीवन सही मायने में त्यागा, यानी जिन्होंने पूरा मतलब ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे लीडर, ऐसे आदर्श हमारे समाज के अंदर हुए। आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आदर्श नहीं है समाज के अंदर। हुँ, अपेक्षा उनसे बहुत कुछ की जा रही है। अगर वो लुकअप करें, किसको लुकअप करें? नेता कल कुछ बोलता है, परसों कुछ बोला था, पिछले महीने कुछ बोला था, 6 महीने पहले कुछ बोला था, अभी कुछ बोल रहा है। हाँ? तो किसी को ज्ञान देने से पहले खुद तो जीवन में उतारें। अब मान लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, माननीय मंत्री जी के इस्तीफे के पीछे हुँ। यंग जनरेशन पड़ी हुई थी। आप शिक्षा मंत्री थे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें क्या आपको आखिर देना ही पड़ा। हुँ, ऑन अ मोरल ग्राउंड आपको देना चाहिए था कि भाई यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी, आपको लेकिन देना जो लोग चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे यंगस्टर्स, वहाँ पे बहुत लोगों ने अब्यूज़ भी किया, उस पर क्या एब्यूज का तो ये है ना कि वो बेचारों को पता ही नहीं है कि और कौन सी भाषा हो सकती है। दे आर नॉट ट्रेन्ड। उनकी ये भाषा बन गई है, वही तो मैं बता रहा हूँ। हुँ, उन्होंने यही सीखा है, इसी भाषा में बात करना सीखा है। तो वही उनको उनकी लगता है मदर टंग हो गई है। यही भाषा प्रभावशाली है। आप हुँ, देखिएगा, जब किसी से कोई बात जोरदार तरीके से मनवानी होती है, हुँ, पहले तो वो प्यार से कहता है, फिर हुँ, दूसरा उसको कहता है भाई साहब कर दीजिए इसको, हुँ, तीसरा भाई साहब देख लीजिए इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, हुँ, चौथे में बोलता है कर दे इस काम को वरना होता है ना। हुँ, अब्यूज़। तो अब उनका जो कहानी है सारी की सारी, उनका ये है कि भाई ये नहीं समझ रहे हमारी बात, हुँ, तो वह उतर गए इसके ऊपर, गाली गलौज के ऊपर उतर आए। इस तरह के वो जो रियल में जो थे, अंदर जो सारी जो हुँ, चीजें थी, वो बाहर आ गई। वो बाहर आ गई। खरोचिए मत, खरोचेंगे तो फिर गड़बड़ निकलेगा। तो आपने थोड़ा उनको खरोच दिया तो उनका उन्होंने फिर आपका अच्छे तरीके से को क्या है, क्या भाषा वो जानते हैं, उन्होंने ये आपको इंडिकेशन दिया है कि वो ये भी कर सकते हैं। बट मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता कि इस तरह से होना चाहिए था। बट द पॉइंट इज कि अगर आप किसी सर्वोच्च पद पर हैं और अगर कोई चीज हो रही है और वो आपकी नॉलेज में है हुँ, और उनके हित में अगर वो चीज नहीं है, तो मोरल ग्राउंड पर आपको ये कर देना चाहिए था। जिसके लिए इतना बवेला हुआ, इतने सारी चीजें शायद ना होती। मेरा कहने का हुँ, अर्थ ये है। और गाली कोई यंगस्टर ही दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है, गाली सब देते हैं, सबको गालियां आती हैं। बस सवाल ये है कि थोड़ा सा खुरचने की जरूरत है, अंदर खोदने की जरूरत है। जैसे ही आप खुरचते हैं ना, तो फिर वो चीजें बाहर आनी शुरू हो जाती है, अनफ़िल्टर्ड है ना? अनफिल्टर्ड। तो जी। जेनजीज के बारे में अगर आप ये बोलेंगे कि ये बहुत आदर्श होना चाहिए, इनको संस्कारित होना चाहिए था, उनको ये होना होना तो बहुत कुछ चाहिए था। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चाहिए से थोड़ी होता है, करना पड़ता है। हुँ, अगर उनके सामने कोई ऐसे आदर्श होंगे, तो वो हुँ, उनको फॉलो करेंगे। उनको जीवन में अपना आदर्श मान करके उनकी कोई दिशा सही होगी। तो सबसे बड़ी बात तो है कि उनके सामने है ही नहीं ना कुछ भी। किसको देखेंगे? एक अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनका एग्जाम्पल आता है। अब वो भी बेचारे चले गए। यानी कुछ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके कि भाई इन्होंने कुछ नए वो किए हैं, फलाने किए हैं उनको। तो आजकल तो सारा बोलबाला झूठ का है, झूठ सच मक्कारी, इस तरह की सारी चीजें। तो जैनजीज को उनको लग रहा है कि भाई देखिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही और ये सब बदमाश है। हुँ, तो जाहिर सी बात है, उनकी जो भाषा है, उनके बोल बिगड़ेंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं घर के, परिवार के कुछ ऐसी चीजें उनको जो समझानी थी, सिखानी थी। कई बार जो बहुत संस्कारी लोग भी होते हैं, वो भी गाली गलौज पे उतर आते हैं। आपको पता है ये बात? इसलिए उतर आते हैं कि जब उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो वो करेंगे भाई इस तरह का काम। तो क्या अब्यूज़ करने से काम जल्दी हो जाएगा? अब्यूज करने से जल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आप
एक ऐसी युग में जी रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर सकते हैं। अब्यूज के अगर थ्रू। आप रिलीज नहीं करेंगे, अगर उसके एंगर को दबाएंगे, तो वो किसी और फॉर्म में भी निकल सकता है, जो कि अन्य देशों के अंदर हुआ भी है। हम्म। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं भारत की तुलना नेपाल से नहीं करता, लेकिन नेपाल में क्या हुआ, एक दिन का कहानी थोड़ी थी। वो एंगर दबाए रखा, किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। वो कहते रहे अपने मन की बात, कहते रहे, किसी ने दबाया गया, बस दबाते रहे दबाते रहे। उसका क्या अंजाम हुआ? भारत नहीं है इस तरह का, हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन आजादी है हर किसी को अपने एक्सप्रेशन की, बट बेहतर होता कि अच्छे तरीके से प्रदर्शन होता, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होते, अपनी बात कही जाती, उस लेवल पर ना जाया जाता। लेकिन जो भी लाइन क्रॉस हुई है, जो भी चीजें बोली गई हैं, जिस तरह की अब्यूसिव भाषा इस्तेमाल की गई है, उसका बैकग्राउंड बनाने में कहीं ना कहीं आपकी भी, रोल प्ले हाँ, हो रहा आपका है। भी रोल है उसके अंदर। आप अपने आप को बचा नहीं सकते कि सिर्फ जेनजीज की ही गलती है। क्या जो आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं मतलब इतना दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? अपने काम नहीं, में, किस तरह का ऑफिस में। नहीं, ऑफिस भी है तो 24 घंटे में क्या आपके पास घंटा भर भी नहीं है अपने बच्चों के लिए? फिर आपने पैदा क्यों किए थे? आप लाए क्यों उनको उस धरती पर? क्यों लाए आप? क्या जरूरत पड़ी हुई थी? क्या इसलिए कि बुढ़ापे में आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी बनेंगे वो? किस लिए लाए थे आप? क्या जरूरत पड़ी हुई थी? जब आपको अगर इतनी भी समझ नहीं थी कि भारत को एक अच्छे नागरिक आपको देना है, अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते थे, तो क्या आप कीड़े मकोड़ों की तरह से आप मतलब बच्चे पैदा करते हैं क्या? है? आप ऐसा कहाँ बिजी हैं बताइए? 24 घंटे तो कोई बिजनेस होता नहीं है, 24 घंटे कोई नौकरी भी नहीं होती। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप अपनी बच्चों को लेकर के कितने कंसर्न है, उनकी लर्निंग्स को लेकर के कितने कंसर्न है, हम्म। आप किस माहौल में उनको लेके जा रहे हैं? क्या आपने वो एफर्ट किए? पढ़े हुए हैं आप वही, बच्चे वही सीख रहे हैं, हम्म। निकलना चाहते नहीं है, करना चाहते नहीं है, सिस्टम को दोष दे रहे हैं, बच्चों को दोष दे रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आप अगर 12 घंटे भी काम करते हैं, हम्म। मैं नहीं कहता, मना करता, भाई आप 10 घंटे दीजिए, 12 घंटे दीजिए बिजनेस के अंदर, जो घंटा भर तो निकाल लीजिए बच्चों के लिए। क्या कर रहे हैं, कहाँ है, आज पढ़ के आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कभी उनके साथ भी तो बैठिए ना, कुछ तो करिए ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझी नहीं गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस जब बड़े हो गए तो उनको अच्छे स्कूल कॉलेजेस के अंदर कर दो, फिर टीचर के, भाई जब तुमने नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, हाँ, तो टीचर क्या करेगा? टीचर के मतलब टीचर तुम्हारा उसका बाप थोड़ी बन जाएगा, या टीचर उसकी माँ बन जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कोशिश करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी यंगस्टर अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं और बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो बच्चा पैदा करना कोई कोई हंसी खेल नहीं है। ला क्यों रहे हैं उसको? इसलिए ला रहे हैं कि वो तरसे, इसलिए ला रहे हैं कि वो परेशान रहे, इसलिए ला रहे हैं कि वो दुखी रहे। फ्यूचर अच्छा। हाँ? अगर उसको एक अच्छा फ्यूचर, आप देश का अच्छा नागरिक नहीं बना सकते हैं, एक बच्चे को हम्म। क्या चाहिए होता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हम्म। प्यार, मोहब्बत, हम्म। पैम्पर होना, यही तो चाहिए होता ना बच्चे को। आपने उसको बचपन में ही उसको कर कर के उसको जो है, उसकी हालत खराब कर दी। बाद में आप सोच रहे हैं कि ये आइंस्टाइन बन जाए, आइंस्टाइन की औलाद बन जाए। कैसे बन जाएगा भाई? नहीं बन सकता वो, क्योंकि आपने उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आपको मालूम है, जेम्स कैमरून जो टाइटैनिक फिल्म के हम्म। डायरेक्टर थे, जेम्स कैमरून के फादर मैकेनिक थे, और जेम्स कैमरून की मदर जो थी वो एक आर्टिस्ट थी। तो हम्म। बचपन में जब जेम्स कैमरून को सपने आया करते थे, डरावने सपने, जब उनको बहुत हाई फीवर हो जाया करता था बचपन में, तो उनके बचपन में बहुत सारी आकृतियां आती थी, हम्म। डरावनी आकृतियां। हम्म। लेकिन उन्होंने अपनी मदर से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा होता है। हम्म। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो व्हाई डोंट यू स्केच, आप स्केच करिए। तो उस बच्चे ने स्केच बनाना शुरू कर दिया, जिस तरह की आकृतियां। डू यू हम्म। नो
जो टर्मिनेटर उनकी मूवी जो थी उसमें उन सारे स्केच को, उस ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया उस बच्चे ने। तो कौन बताएगा ये? मॉम डैड। कौन बताएगा? थॉमस अल्वा एडिशन। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिशन की कहानी? हाँ, थॉमस अल्वा एडिशन के टीचर ने लिख करके दे दिया कि तुम्हारा बच्चा जो है अच्छा नहीं है पढ़ाई अच्छा में। मंदबुद्धि है, इसको घर ले जाइए। लेकिन उनकी मॉम ने मोटिवेट किया किया था ना, उन्हें बहुत। इट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उनकी माँ अगर उसको सपोर्ट नहीं करती तो क्या थॉमस अल्वा एडिशन बनता? नहीं। वो एक ऐसा बच्चा बना कि जिसने 1000 बार विफलता झेली और उसके बाद उसने बल्ब का आविष्कार बल्ब किया। का आविष्कार किया। हाँ, तो ये होती है पेरेंटिंग। अब आप सवाल खड़े करेंगे जेनजीज के ऊपर, सारा सारा दोष नहीं डाल सकते आप जेनजीज के ऊपर कि भाई वो गालियां दे रहे हैं, वो संस्कारी नहीं है। ये बातें करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट व्हाट यू हैव डन, यू हैड यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद आप करेंगे। मान लिया गलती हो चुकी है, अभी सर से पानी नहीं गया है ऊपर, अभी तो ठीक कर लो, अभी कर लीजिए आप अपने आसपास, सपोर्ट करिए ना उनको, सपोर्ट करिए, उनसे पूछिए, संवाद बनाइए, ऐसे मंच तैयार करिए जहाँ पे वो अपनी बात कर सके। अगर वो चले गए हैं नशे की लत में इधर उधर तो उसको भी वापस लेकर के आइए, बताइए, उसके रास्ते बताइए। ऐसी चीजें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, और बने रहिए इसी थैंक यू। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ MS टीवी। मैं आराध्या शर्मा।